Hello students, today we will be discussing this All India Mains Simulator Test. आज ज्योग्राफी का डिस्कशन हुआ था, ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, सो यू मस्ट हैव रिटन आंसर्स ऑन दिस. तो आज इसके ना एक मॉडल आंसर किस प्रकार से हो सकते थे, व्हाट आर ऑल थिंग्स व्हिच वर एक्सपेक्टेड इन ऑल दोस मॉडल आंसर्स, दैट विल डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, पहले मैं आप लोगों को, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस विथ यू इज हाउ टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन आंसर ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के आंसर में क्या एक्सपेक्टेड होता है वो देख लो आप, एंड देन आफ्टर दैट विल डिस्कस द क्वेश्चंस. Remember this, there is a format which I have drawn guys. आप उस format को एक बार देखो and that will help you to understand what are all things which are expected. Every question has introduction, body and conclusion format, right? तो जब भी ज्योग्राफी का आंसर लिखते हो ना आप, तो उसमें ये याद रखो कि introduction should always be definition based or fact based. These are the two types of introductions we have, definition based and fact based introduction. Every introduction in mains carries 10% marks of the total marks. 15 मार्क का होगा तो 1.5 मार्क कैरी करेगा, 10 मार्क का होगा तो 1 मार्क्स, 12 12.5 का होगा तो 1.25 मार्क्स. So definition and facts based introduction has to be there. कभी भी never repeat the question in the introduction itself कि भाई क्वेश्चन को वही मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फॉर्म में लिख दिया, नो नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन को जैसे कि वैसे लिख दिया, अगेन it's very irritating for an examiner and he will deduct your marks for that. There is a chance that he may not give you enough marks for that. So never repeat the question. Second, never write any quote. किसी भी बड़े थिंकर का कोई कोट लिख दूं तो वो इंप्रेसिव लगेगा. It doesn't look impressive. For that matter, it's expected that in your answer आप बिल्कुल to the point आंसर लिखो, कोई इधर उधर की बातें नहीं, to the point आंसर होना चाहिए. So definition based introduction and fact based introduction, these are the two things. After that, बॉडी पार्ट कैरीज 80% ऑफ द मार्क्स. तो अगर आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 मार्क जो है इट विल बी गिवन फॉर अ बॉडी पार्ट. अब उस 8 मार्क में एवरी पॉइंट कैरीज हाफ मार्क एंड एट द सेम टाइम आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हो उसको हायरार्किकल फॉर्म में लिखना है. हायरार्की इन द सेंस यू नीड टू राइट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट एंड लेस इंपोर्टेंट पॉइंट लेटर. सो द आंसर फ्लो शुड बी सच कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए, फिर कम इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए. अब इसमें ना एक दिक्कत आई होगी आप लोगों को कि जब भी आप आंसर लिखना शुरू करते हो, देखो यूपीएससी में ना आपको वक्त नहीं होता रुकने का, सोचने का बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता. तो इस वजह से होता क्या है कि आप सीधा लिखना शुरू कर देते हो. तो सीधा लिखना शुरू कर दोगे एकदम आनंद फानंद में, तो होगा क्या कि आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विल क्लिक लेटर और लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल कम फर्स्ट, वो पहले याद आ जाएगा. इस चक्कर में दिक्कत क्या है ना, आपका आंसर एक पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो उसका इंपॉर्टेंस आपको एग्जामिनर बाद में देख पाएगा, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे लास्ट में होंगे. एग्जामिनर जो है ना ये डिसाइड्स हाउ मच मार्क्स ही विल गिव यू एट द फर्स्ट पेज इटसेल्फ, क्योंकि वहीं पे समझ में आ जाता है कि आप कितना जानते हो. कम इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखोगे तो पहले पेज पे सारे गंदे पॉइंट्स होंगे जो थोड़े खराब पॉइंट्स है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, वाइल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीछे होंगे. तो क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन है क्या कोई? यस. तो आप जब भी कोई सवाल पढ़ते हो ना तो उसके कीवर्ड्स को सबसे पहले मार्क कर लो. तो बिफोर राइटिंग एन आंसर तो आप उसके कीवर्ड्स को मार्क कर लो. जनरली क्या होता है, आपको एग्जाम में जब आपकी आंसर शीट आपके हाथ में आ जाएगी तो उसको आंसर शीट का आंसर अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास करीब करीब 5 से 10 मिनट होंगे. तो आपने फट से वो आंसर शीट खोल लेनी है एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे फटाफट सारे क्वेश्चंस को पढ़ो और उसके कीवर्ड्स को कम से कम मार्क कर दो. एंड वेरेवर यू फाइंड दोस कीवर्ड्स उसके पॉइंट्स फटाफट आप वहां पे मेंशन कर दो, जितना भी आपको आप कर सको. ये आपने करना है एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें. बट उसके बाद भी जब आप आंसर अटेम्प्ट करने जाओगे तो फटाफट जो कीवर्ड मार्क किया हुआ है वहां पर सोच के देखो कि आप कौन कौन से पॉइंट जानते हो, कौन से पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है. एंड विद इन 30 सेकेंड्स और मे बी 20 सेकेंड्स और सो आप उतना टाइम लेके आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक वर्ड में लिख दो एंड देन स्टार्ट राइटिंग एन आंसर. जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो अपने आप फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लिक हो जाएगा, बिकॉज ओवर देयर एट द टॉप इन पेंसिल लाइक यू वुड राइट इट विद द पेंसिल, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्ड्स में. तो वो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिखोगे और लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में लिखोगे. सो दिस इज द ट्रिक विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू end up writing important point first and less important point later. Otherwise अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आप जब स्टार्ट करोगे ना तो खराब पॉइंट पहले याद आएंगे और अच्छे पॉइंट बाद में. ये हमेशा होता है. तो इसको रिवर्स करने की ये प्रोसेस है, फॉलो दिस.
दूसरी बात है कि इन योर बॉडी पार्ट मेक श्योर दैट यू राइट टू द पॉइंट आंसर, इधर उधर की कोई बीटिंग अराउंड द बुश नहीं, कुछ नहीं, सो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने आंसर्स में जनरली बच्चे जो आंसर लिखते हैं तो ऑलवेज encourage them to write in a point format rather than a paragraph format। इसका मतलब ये नहीं कि पैराग्राफ फॉर्मेट में मार्क्स नहीं मिलते, बट वो लिखने का एक अलग स्किल होता है जिसके अंदर पैराग्राफ फॉर्मेट में भी आप एक ही पैराग्राफ में 3 से 4 पॉइंट कवर कर सकते हो, है ना। आप उसमें अगर बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहे हो तो, बट जनरली इन द पैराग्राफ फॉर्म स्टूडेंट्स को वो आदत होती है कि वो घुमा घुमा के आंसर लिखते हैं, उनको लगता है कि एग्जामिनर नहीं देखेगा। एग्जामिनर का काम ही है कि आपके आंसर चेक करना, नहीं। तो इस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप वो पूरा की पूरा आंसर जो है वो पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, कम इधर उधर की बातें होगी और सीधा टू द पॉइंट पे आप आ जाओगे, है ना। सो राइट टू द पॉइंट आंसर्स, दैट्स फर्स्ट थिंग। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं। ऑलवेज ड्रॉ वन डायग्राम, ग्राफ होगा या फिर वन डायग्राम पर पेज, एक पेज पे एक डायग्राम, तो ग्राफ निकाल सकते हो आप, या फिर यू कैन ड्रॉ द वर्ल्ड मैप, इंडियाज मैप, ब्लॉक डायग्राम निकाल सकते हो, चेन डायग्राम, ट्री डायग्राम। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड अलोंग विद दैट समरी बेस्ड इन कंक्लूजन या सॉल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन। सो दो प्रकार के कंक्लूजन होते हैं, वन इज कॉल्ड एज अ समरी बेस्ड कंक्लूजन, द अदर इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन, करेक्ट। तो ऐसे दो प्रकार के कंक्लूजन अगर आपके है तो स्टैटिक क्वेश्चन में समरी होगी, डायनामिक क्वेश्चंस में यू कैन हैव दिस solution oriented conclusion in your answer। तो ऐसा अगर है तो then that can fetch you easy marks। Let's start discussing our questions today। First is how has ozone layer, first is how has ozone present in the troposphere and stratosphere influenced the global climatic conditions। अब इसमें ना as I said always draw keywords first, तो keyword को मार्क तो करना ही हमने। तो हाउ हैज ओजोन प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर फर्स्ट एंड स्ट्रेटोस्फियर सेकंड इन्फ्लुएंस द ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो दीज आर योर कीवर्ड्स। तो हमने तो ये पढ़ा था कि ओजोन जो है इट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, राइट। बट ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन होता है क्या? हाँ, इसे ग्राउंड ओजोन कहते हैं, नहीं, जो वेहिकुलर इमिशन से ज्यादा रिलीज होता है। सो वेहिकुलर इमिशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओजोन ऑन द ग्राउंड। तो हमने दो प्रकार के ओजोन के बारे में लिखना है और दोनों के इंपैक्ट लिखने हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट, अब सीक्वेंस में ही लिखना है, तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आपको सरफेस में मिलेगा, इट्स अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट? सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज द वन which gets released because it doesn't get released directly but gets released because of the primary pollutants, and from the reactions of primary pollutant the secondary pollutant comes up। जैसे volatile organic compounds, NOx, nitrogen oxides, these are some of the components which along with that even the sunlight as well, these are some of the primary pollutants। sunlight is not a primary pollutant but NOx, VOCs, these are, इनके वजह से रिएक्शंस होके प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है जिसका नाम है ओजोन। अब इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस। आप वेहिकुलर इमिशन से वो लिखोगे बाद में, है ना। इसका काम क्या है? ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करता है। सो बेसिकली इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। इट विल अब्सॉर्ब द हीट, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। दैट्स व्हाई इट्स क्लाइमेटिक इंपैक्ट वुड बी, it will be contributing to the global warming and climate change। along with that it would also affect the moisture content of the atmosphere। global, देखो वो रीजनल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कहीं पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो कहीं पर इवेपोरेशन की जगह पर वहां पर ड्राई इंपैक्ट कैन बी सीन। सो इट विल अफेक्ट the moisture content of the surface, effectively the soil as well, which will somewhere or the other impact the crop yield। crop loss may take place in the some of the areas। it can also affect the air quality, है ना। air quality भी affect करेगी। people, it will have a direct impact on the people where people may feel breathlessness, heart rates may increase, नहीं, that's another thing। it enhances surface temperature as well, surface temperature, and because of that
urban heat island impact, urban heat island effect can be increased. So this is the ozone in the troposphere. Stratosphere की अगर बात करें तो we can see that the stratospheric ozone is present in the upper part, somewhere around 20 kilometer to 50 kilometer, 50 to 60 kilometer. So actually stratospheric ozone is not just in the stratosphere, it is in some part of mesosphere as well, नीचे के layer में mesosphere के. Anyways, but stratosphere पूछा हुआ है तो we'll focus on stratosphere. अब stratospheric ozone जो है, it is useful for reflecting back the UVB and UVC radiations, ultraviolet B and ultraviolet C radiations को emit करने में मदद करता है. ये तो हम तक पहुंचने नहीं देता. So it filters out UVB and UVC radiation. It regulates the temperature at the stratosphere. So stratosphere temperature increases with the increasing height. It's because of the ozone which is present over there. उसके climatic impact की बात करें तो it prevents excessive heating of the Earth's surface because UV light are not able to come over the surface of the Earth. That's first thing. And now, along with that, ozone depletion leads to, the ozone depletion जो हो रहा है, it leads to cooling of the atmosphere, cooling of the troposphere. आपको एक बात बता दूं, there is a jet stream which moves over there, polar night jet streams. Polar vortex is also present over there. So because of the ozone, the polar vortex gets affected. Because of the ozone, the polar stratospheric cloud gets affected. And along with that, the warming also takes place over there. तो jet stream जो होता है ना वहाँ पे जो बनता है, that jet stream also gets affected because of the stratospheric ozone. So these are the impacts of the ozone which we can mention. Okay. So this is the question which we had to discuss. The second is how river basins, how are the river basins of the Himalayas and the peninsular India becoming threat to the entire subcontinent? River basins की बात कर रहे हैं, Himalayas and peninsular India क्या है, threat पूछा है ये, that to entire subcontinent. मतलब आपको सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं लिखना, you also need to write about the other countries which are present in the Indian subcontinent. River basins, Himalayan river की अगर बात करें तो देखो Himalayan river origin आपको लिखना पड़ेगा पहले, that its origin is in Himalayas obviously, which has very steep topography. It has a steep topography, glaciers are there, and global warming, and that's why melting of ice is a prominent feature which you can see. तो इस वजह से यहाँ पर इफेक्ट्स क्या है, इसके थ्रेड्स क्या है, तो थ्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्लॉफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में आप लिखोगे. एग्जाम्पल के तौर पे आप ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड उत्तराखंड का बता ही सकते हो. सो उत्तराखंड का ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड. इन नेपाल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज अ फ्रीक्वेंट फेनोमेना. तो ये दीज आर द एरिया. सो ग्लॉफ इज देयर. ये किस वजह से होता है, हिमालयन रिवर्स की वजह से. Along with that, because it is bringing sediments with them from the Himalayas and the glaciers are melting significantly, because of that the siltation in the rivers are very dominant. River basins में, क्योंकि पूछा तो river basin के बारे में, तो siltation is very dominant. और उस siltation की वजह से होता क्या है ना, the siltation results into frequent floods. The problem of frequent floods are there in the rivers. Now frequent flooding की problem तो है ही है. Along with that, change in courses of river, change in courses of river, उनका जो river का course है वो बदलता चला जाता है. कोसी river, गंडक river, along with that दामोदर river, हुगली river, ये एग्जाम्पल, दामोदर नहीं हुगली रिवर, ये एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द रिवर्स आर चेंजिंग इट्स कोर्सेज, बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग इज आल्सो प्रिवेलेंट. तो ये रहा हिमालयन रिवर्स के बारे में. अलॉन्ग विद दैट द सेकेंड इज द पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुलर रिवर में पानी की ही दिक्कत है. सबसे पहले तो पानी है ही नहीं, सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इट, है ना. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, जिस वजह से वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर रिमेन्स ड्राई.
Flash flood is also another problem of the peninsular river. Flash flood भी वहां पर बहुत आता है, and the river channel is relatively narrow in nature. The overall benefit is very less for the other areas. जैसे आप Himalayan rivers की बात करो तो Himalayan rivers move in a meandering fashion, so many areas gets benefited. However, the peninsular river moves straight move करने की वजह से उसका जो impact है locations पे, various areas पे, it's very limited. So entire subcontinent की अगर बात करें तो आप लोग पाकिस्तान का लिख सकते हो, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी आप हिमालयास का जो लिखोगे वो. इसके अलावा इन बांग्लादेश कोसी रिवर्स इम्पैक्ट ऑन बांग्लादेश यू कैन राइट, है ना. along with that some of the rivers, जैसे ब्रह्मपुत्रा का impact on Bangladesh you can write over there, the Jamuna river, Padma Jamuna, so its impact, how it causes frequent floods in Bangladesh, that's something which we can mention. Okay, so these are some certain things which are expected in the answer. आना इधर एक मिनट, ये पॉज करना, ये कर लो आप लोग, मैं. All right, so the next question here is though Mumbai unlike Delhi has seen less air pollution, मुंबई जो है उसका दिल्ली की तुलना में कम pollution relatively कम है. The situation has changed now, and what are the factors that have pushed Mumbai towards Delhi like air pollution? तो सिचुएशन अभी चेंज हो चुकी है, तो क्या कारण है उसके पीछे? तो देखो, पहला तो स्टेटमेंट है. द स्टेटमेंट इज दिस: दो मुंबई अनलाइक दिल्ली हैज सीन लेस एयर पोल्यूशन, द सिचुएशन हैज चेंज्ड नाउ. तो अब आपने इसमें ये लिखना है कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा क्यों है मुंबई की तुलना में, मुंबई में पोल्यूशन कम क्यों है. द रीजन इंट्रोडक्शन में, द रीजन व्हाई मुंबई यूज्ड टू हैव लेस पोल्यूशन वाज बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया, the land and sea water temperature differential, which used to take away the pollution from Bombay as a part of sea breeze during night. तो इस वजह से रात के वक्त, हर दिन की फिनोमेना है सी ब्रीज लैंड ब्रीज, तो जो सी ब्रीज जो रात के वक्त होते हैं वो पूरा की पूरा पोल्यूशन लेके चले जाते हैं, पोल्यूटेंट लेके चले जाते हैं. तो इसमें कोई पूरी फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं करनी, यू कुड हैव एक्सप्लेन दिस. एंड दिल्ली बीइंग अ कॉन्टिनेंटल एरिया, कॉन्टिनेंटलिटी काइंड ऑफ क्लाइमेट, तो जहाँ पे वाटर बॉडी नहीं है कोई सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर हवा स्टिल रहती है, और खास करके वो स्टिल हवा कोल्ड कंडीशन में ज्यादा स्टिल रहती है ना. व्हेन इट्स एक्सेसिवली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, द एयर रिमेन्स स्टैटिक. दैट्स द रीजन व्हाई मोर एंड मोर पोल्यूशन गेट्स accumulated एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, जिस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता है. बट रिसेंटली मुंबई में भी वो पोल्यूशन ज्यादा हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? नो वन कैन राइट दैट इट्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट द कंस्ट्रक्शन बूम व्हिच हैज टेकन प्लेस इन मुंबई. The demand for housings and the demand for work has increased by leaps and bounds in Bombay since last 20 years. पिछले 10-20 सालों से, 10 से 15 सालों से बॉम्बे में, मुंबई में the demand for work and demand for residences have increased. That's also one of the reason why the speed at which the slums used to develop in Bombay, that has got increased significantly since last 7 to 8 years. ठीक है, तो that's one thing because of which the Bombay is seeing this problem. इसी के साथ साथ ongoing metro rail project over there, अभी तक वहां पे metro rail project खत्म नहीं हुआ है और वो बहुत दिनों से चल रहा है. So ongoing metro projects, coastal roads, along with that high rises, these are the one which has increased PM 2.5 and PM 10 level in the air. इसी के साथ साथ vehicular emissions, higher number of vehicular emissions have also added to the pollution. Why? Because more release of ground ozone, we can say NOx, VOx, carbon monoxide, these gases gets released quite significantly. Recently pollution ज्यादा बढ़ा है क्योंकि private vehicles जो है वो लोगों के पास ज्यादा बड़े है वहां पर, ठीक है, because the per capita income must have got increased, and because of that the overall vehicle numbers have also got increased. अब होता क्या है, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करना बढ़ा हुआ है लोगों का, बिकॉज लोकल्स इन बॉम्बे हैव बिकम मोर एंड मोर डेंजरस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसके पीछे का कारण भी समझो आप. जो बॉम्बे की लोकल है ना, इट्स गोइंग ऑन सिंस ब्रिटिश टाइम्स. अब वो लोकल जो है, इट हैज बिकमिंग, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिकमिंग ऑब्सोलीट, तो उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है. द एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट
have increased significantly. पिछले 3 सालों में ही 30,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है लोकल्स में. इस वजह से now people are opting more of the private vehicles than the locals. अब मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वजह से रास्तों पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रोड्स हैव गॉन नैरो. अब उस नैरो रोड पे जब प्राइवेट व्हीकल्स उतरते तो इट रिजल्ट्स इनटू ट्रैफिक जाम. ट्रैफिक जाम की वजह से पोल्यूशन लेवल इंक्रीजेस फर्दर, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल इंक्रीज इन पोल्यूशन कैन बी सीन. along with that, industrial activity, increased industrial activity near Bombay region. तो जैसे नवी मुंबई हो गए, थाने, बोरीवली, विरार, वसई, these are the area, Bhayandar for that matter, these are the areas where the overall increase in industrial activities were seen. Use of furnace, use of oil generators, diesel generators have also increased more in the Bombay region. इसी के साथ साथ चूंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो अर्बन हीट आइलैंड, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द लैंड हैज इंक्रीज. तो आप अर्बन हीट आइलैंड के बारे में भी लिख सकते हो, तो अर्बन हीट आइलैंड हैव व्हाट इंक्रीज्ड. तो उसकी वजह से जो गर्मी है, जो हवा स्टिल रहती है, उसका इंपैक्ट बढ़ा है. डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. रिसेंटली यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज ऑफ आरए फॉरेस्ट. अब आरए फॉरेस्ट कट करने की वजह से, वहां पे ट्रीज कट करने की वजह से वहां पर ओवरऑल रेनफॉल हैज गॉट अफेक्टेड, है ना. बहुत सारा ट्री कट हुआ है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. तो अर्बन हीट आइलैंड इंपैक्ट हैव इंक्रीज्ड. द फॉरेस्ट, आरए फॉरेस्ट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द लास्ट लंग्स ऑफ बॉम्बे, और उसको भी कट कर दिया गया. That's also one of the problem. Along with that, coastal encroachment have happened since last few years. Significant coastal encroachments have taken place, and that has affected the wind pattern along the coastal areas. Coastline में जो wind pattern है movement का, वो affect किया हुआ है. तो sea breeze जो शाम को pollution लेके जाते थे, pollutants लेके चले जाते थे अपने साथ, it's not happening anymore significantly, and because of that, this problem can be seen. आप conclusion में भले ही लिख सकते हो कि what can be the solution, that more and more planned urbanization, like we should focus more on planned urbanization, coastal regulation, zoning norms, floodplain zoning norms. मिठी रिवर को जो 2-4 बार काटा हुआ है, बांद्रा वर्ली सीलिंग जो, जिसकी वजह से जो समुद्र में, अरेबियन सी में जो एक पिलर्स बनाए हुए हैं वहां पे, इट्स अफेक्टिंग द कोस्टल वाटर, उसके सी वाटर मूवमेंट को अफेक्ट करता है. सो इन दैट केस वी शुड फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, है ना. So this is how basically we can write off the answer. Next question is, straits and narrow sea points are strategic choke points of global trade that can be affected due to geopolitical and geo-economics instability. In the context of statement, identify the crucial straits and narrow seas points that are essential for the global maritime and economic growth. Straits या कोई चैनल होता है, how important is it? So straits and channel, how important are they for the overall economy as such, or we can say the choke points of global trade affected due to geopolitical and geoeconomic instability. 1965 में सिंगापुर को फ्रीडम मिली. The country was poor. It is said that among many other reasons why the Singapore has got developed, one of the significant reason was Malacca Strait. उस मलक्का स्ट्रेट से उनको मिलने वाला जो पैसा है, that has contributed significantly for their development. That's one. दूसरा, आप लिख सकते हो this Rotterdam पोर्ट के पास जो चैनल है उसके बारे में, that it's because of the channel which are present over there, the development in the Netherlands and effectively in the various part of the Europe has happened. नहीं, the English channel which is present between UK and France, that has also played significant role in their overall trade. तो ये introduction में आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि how the trade, how the narrow sea points, as in the straits and the narrow sea points have helped. अब इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह, इसके अलावा क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स किस किस के बारे में, तो फर्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन पर्शियन गल्फ and Gulf of Oman. It carries around 20% of the world's trade. 20% of the petroleum which passes from the world, it passes through it. It is prone to tension significantly because Iran has control over it on the Hormuz.
Strait of Hormuz. So recently, because of the Iran-Israel war and Iran's opposition, even Iran also has its enemy in the form of Israel और इराक, सऊदी अरेबिया, इनके साथ भी उसके संबंध कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं. With Israel is because of the non-Islamic people, and with other countries, even the Islamic countries, because of the Shia-Sunni issue. तो इस वजह से ईरान, और ईरान इज एडवर्सरी टू यूएस एज वेल, तो इस वजह से होता क्या है कि ईरान पर अगर कुछ भी सैंक्शंस लगाते हैं तो वो हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है एंड इट कैन एक्सेस द चोक पॉइंट. Similarly, Strait of Malacca between Malaysia and Indonesia, Singapore is there at the coastal area itself. It's a vital link between Indian Ocean and the South China Sea. It carries 25% of the world's trade and a significant part of the cargo ships of China. So a control over Malacca Strait can hamper significantly the overall Chinese cargo and Chinese routes, and that's the reason why China is so much aggressive in the Asian region. China is so much aggressive in the Indian Ocean region, trying to connect, create its various bases in the Hambantota port हो गया, या फिर various the ports which are present in Sri Lanka. इन जगहों पर वो इम्पैक्ट इसलिए क्रिएट करना चाहता है बिकॉज ऑफ द मलक्का स्ट्रेट. सुएज कनाल एंड बाबेल मंडप, इस पे कंट्रोल किसका, रेड सी के पास है ये, तो इस पे कंट्रोल है इजिप्ट का. सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट के कंट्रोल में, तो इजिप्ट का कंट्रोल है. नाउ सुएज कनाल का एक ब्लॉकेज हुआ था जो 2021 में हुआ था, विच हैज क्रिएटेड सच अ ह्यूज सप्लाई चेन इशू. सो सिक्योरिटी कंसर्न ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन येमेन and Horn of Africa is something which we can explain over here. और इसी के साथ साथ we can also write about Taiwan Strait and South China Sea. तो Taiwan Strait is significant क्योंकि Taiwan is a significant exporter of the semiconductors in the world. Taiwan Strait plays important role in that case क्योंकि ताइवान के सेमीकंडक्टर अगर एक्सपोर्ट होना बंद हो गए तो वर्ल्ड इकोनॉमी विल सफर सिग्निफिकेंटली. ठीक है, तो ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो इसमें. नेक्स्ट, highlight the causes behind the recent variations in the ocean and the sea surface salinity. कि sea surface salinity पे recent variations आए हुए हैं, इसके पीछे के कारण क्या है. तो salinity क्या होती है, तो it's nothing but the dissolved salts which are present in the ocean. They are being mentioned in the case of the changing pattern of sea surface salinity. So recently the pattern of salinity, the overall salinity in the ocean has changed. What might be the reason, causes? तो भाई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर एंड नेचुरल फैक्टर, दीज आर द टू फैक्टर्स. आप दो पार्ट में डिवाइड करके भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो. पहले नेचुरल कॉजेज लिख दो, फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज लिख सकते हो उसमें. तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द रीजन. तो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है ना, द फ्रेशर एरियाज हैव स्टार्टेड गेटिंग मोर फ्रेश वाटर बिकॉज द आइस स्टार्टेड मेल्टिंग एंड ऑल, व्हाइल द सलाइन एरियाज, वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होने लग गया जिस वजह से द एरिया इज बिकमिंग मोर सलाइन. So the saltier region is the saline region is becoming saltier, the fresh region is becoming the fresher. That's the impact of the overall salinity. Melting glaciers and the ice sheets, fresh water influx from the melting glaciers of Greenland, Arctic, Antarctic, mountain glaciers. These are creating the overall decrease in the salinity. Recently, because of the global warming, when the ice is melting, it is creating the impact in such a way that the overall salinity is reducing. इसी के साथ साथ चेंजेस इन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न. अब जाहिर सी बात है कि अगर सैलिनिटी चेंज होगी तो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर वुड चेंज. बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा तो अलोंग विद द इवेपोरेशन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न वुड आल्सो चेंज, द साइक्लोनिक सिस्टम वुड आल्सो चेंज. आपने देखा होगा रिसेंटली अरेबियन सी जो है वहां पर साइक्लोन्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग मोर एंड मोर. क्यों? बिकॉज ओवरऑल सैलिनिटी ओवर देयर हैव इंक्रीज्ड. सैलिनिटी जब सैलिनिटी हैज रिड्यूस्ड, सैलिनिटी जब कम होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सैलिनिटी बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. पहले अरेबियन सी में सैलिनिटी ज्यादा हुआ करती थी, बट बिकॉज recent reasons of having more precipitation near equatorial areas, the Arabian Sea has the salinity of the Arabian Sea has reduced. Along with that, some of the anthropogenic causes such as using oceans as a dumping ground, putting a lot of iron fillings into the ocean. These are some of the reasons because of which the salinity of the ocean is getting affected. So these are some of the points which you can mention.
So the last question आज का, that's the sixth question of geography. To achieve mineral and energy security, Indian policy makers need to identify potential sites for rare earth elements, एक तो rare earth elements and critical minerals. In the context of the given statement, explain the implications of the critical mineral mission. Implications of the critical mineral mission. So this is the question. अब आपको critical minerals क्या है वो बताना तो जरूरी है. So critical minerals basically consist of lithium, cobalt, copper, nickel, graphite, rare earth elements. तो यहाँ पे पूछा हुआ है, the question is to achieve mineral and energy security, Indian policy maker need to identify the potential sites. अब ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है ये या क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है ये क्यों लॉन्च किया हुआ है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, इसके पीछे कारण क्या है. तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे क्रिटिकल मिनरल्स आर लिथियम, कोबाल्ट, nickel, rare earth elements, graphite, which are very important or essential for the renewable energy technologies, electronics, EV engineering, batteries, for making batteries and all, defense system, and even for the defense system as well. These minerals are important. Right now, China has a very dominant impact on these minerals, while India's, because ऐसा नहीं कि इंडिया के पास है नहीं, but lack of exploration of these minerals with India or lack of investment in the exploration is resulting into low productivity or low overall exploration, excavation of the critical minerals in India. तो objective क्या है फिर critical mineral mission का? To identify and map the actual locations where the critical minerals can be found with the help of satellite, with the help of experts and all, to reduce dependence of imports from specifically from China, which is our adversary, to build a resilient domestic supply chain for clean energy transition and manufacturing. So these are the three important objectives which we have for the critical energy, critical mineral mission. अब की implications क्या है मिशन के? एक strategic autonomy provide करेगा. It will enhance India's capability to support आत्मनिर्भर भारत. तो एक तो हमें एक आत्मनिर्भर बनाएगा वो इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल. कई बार क्या होता है सोलर पैनल हम लोग बनाते हैं बट उसके अंदर जो फोटोवोल्टाइक सेल है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं. तो आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज वेरी ह्यूज. अलॉन्ग विद दैट एनर्जी ट्रांजिशन सपोर्ट. सो एनर्जी ट्रांजिशन सपोर्ट मतलब भी अगर आज जो हम लोग एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने में ये हेल्प करेगा. Economic growth and job creation, obviously mineral exploration and mining industry provides a lot of blue collar and white collar jobs. Along with that it is environmental sustainable as well क्योंकि renewable energy ज़्यादा produce होगी तो coal का इस्तेमाल कम होगा. So it's sustainable as well. तो इसी वजह से overall focus has to be there on the critical mineral mission. So this is how you should be write the answer. आप initially एक block diagram वगैरह निकाल के भी इसमें बता सकते हो, बताना भी चाहिए. ब्लॉक डायग्राम यू वुड मेंशन ओवर देयर. थैंक यू.